नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घूसखोरी को लेकर। प्रदेश में घूसखोरी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी मार सबसे अधिक गरीब झेल रहा है। वहीं प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर आमजन पर पड़ रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी विशाल शर्मा ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में घूसखोरों पर सामत आई है, ऐसी भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ डीजी बीएल सोनी साहब मौजूद है। सर, किस तरह से अब घर घर जो परिवादी हैं उन तक पहुंचने की ऐसी भी कोशिश करिए ताकि जो घूसखोर है उन पर शिकंजा कसा जाए। हमने एक तो जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी न केवल जिला स्तर पर बल्कि जो सब डिविजनल मुख्यालय है, जो उपखंड लेवल के जो स्थान हैं, वहाँ पर भी जाकर के और जन जागरूकता कार्यशालाएं कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि एसीबी यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, हमने जो हमारी हेल्पलाइन है एक 1064, उसको काफ़ी प्रसारित किया है। हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है, शहरों के हर वार्ड तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम सभी से ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगे तो अपनी गाड़ी कमाई को आप उनमें लुटाएं नहीं। उसका परिणाम ये है, अच्छा, हमने जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को बिठाना शुरू किया है, जो बड़ी तल्लीनता से, अच्छे से, विनम्रता से पूरी बात को सुनते हैं और जहां ज़रूरत होती है वहां एसीबी आपके द्वार हमारा एक प्रोग्राम है, जिसमें कि पुख्ता सूचना कोई देता है तो हम उसको अपने ऑफिस में नहीं बुलाते, हम उनको उनके घर पे हमारी टीम को भेजते हैं, उनसे बात करके और मिल करके, और हम भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर ट्रैप का छापा डालते हैं। इसके अलावा प्रोएक्टिव कार्रवाई करके रिश्वत देते हुए और लेते हुए दोनों लोगों को भी कई दर्जन के करीब प्रकरणों में गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति के कुछ मामले हमने सूचना के आधार पर डेवलप किए थे, जिसके भी अच्छे परिणाम नजर आए हैं। और तो और भारत सरकार के भी, केंद्रीय सरकार के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को हमने गिरफ्तार किया है। हमारा सबका ध्येय यही है कि आम जन के जीवन में जो भ्रष्टाचार एक बड़ा नासूर है, जिसकी वजह से लोगों को छोटे मोटे काम के लिए भी उनकी गाड़ी कमाई से पैसा देना पड़ता है, उनमें कुछ सुलभ हो, उनके जीवन में कुछ थोड़ा बेहतर मिले, आराम मिले, ये हमारा ध्येय है। कहीं ना कहीं सर भरतपुर वाला मामला आया था, उसमें बात आई थी कि राजनेता को खाते हैं, सर दबाव बताया जा रहा है। ये एक एसीबी के लिए बड़ा चैलेंज भी था। वो ऐसा क्यों हुआ कि मामला थोड़ा, देखिए, उसको अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया। कोई भी व्यक्ति जिसको आप पकड़ते हैं, अगर उसका स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप उसको मरने थोड़ी देंगे, आपकी उपस्थिति में वो मर जाए और उसको फिर गिरफ्तार किया जा सकता। कोई वो कहीं अगर देश छोड़ के जा रहा हो तो बात अलग है। तो इस तरह की बात हुई थी, इसको अनावश्यक रूप से ज़्यादा प्रचारित किया गया। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। कार्रवाई हो चुकी थी, सारी फर्दें बन गई थी, रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका था और बाकी जो आगे की कार्रवाई है अनुसंधान की, वो चालान तक अनुसंधान की कार्रवाई चलती है। उसमें जो भी कार्रवाई है वो की गई थी। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि एसीबी किसी के दबाव में नहीं है। एक छोटे से 2000 के ट्रैप के बारे में लोगों ने कई टिप्पणियाँ की। हमने 10-10, 20-20 लाख के, 23 लाख के ट्रैप भी तो किए हैं। तो इसलिए आप अगर छोटी मान लो, मैं तो सोचता हूँ कि कोई एक भूल भी हो जाए तो अगर किसी ने एक साल में 6 महीने में 291 प्रकरण दर्ज किए हैं, तो अगर एक प्रकरण में हो तो उसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन मुझे नहीं लगता करने की थी। बट फिर भी जो भी किया, बिल्कुल हमें एक सीख मिली और हम आइंदा से इस तरह की कोई बात ना हो हमारे स्टाफ से, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। सर जो पीड़ित लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक एसीबी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब ग्रामीण इलाकों की बात करें। हालांकि ऐसे भी डोर टू डोर पहुंचने की कोशिश कर रही है, हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप कॉलिंग में सिस्टम भी कर रखा है, लेकिन फिर भी अभी तक पहुंच से दूर है। जैसे मैंने कहा कि हमने अभी सारे सब डिविजनल मुख्यालय पूरे राजस्थान के कवर कर लिए हैं, जहां पर हमारा कोई अधिकारी जा करके और उनसे ये कह रहा है कि आप हमारे पास आइए, 1064 पे कॉल करिए। हम इससे नीचे स्तर पर भी कुछ कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और हमने कुछ इसमें छोटे छोटे ऐड बना करके, कुछ लघु फिल्म बना करके और जागरूकता का अभियान
गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रयास को हम आगे जारी रखेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे एसीबी के डीजी बीएल सोनी साहब, जिन्होंने बताया कि आम लोगों तक, जो पीड़ित लोग हैं, उन तक एसीबी पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि जो भी घूसखोर है उस पर शिकंजा कसा जा सके। कैमरामैन ग्रिश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और वे अजमेर से हमारे सहयोगी ने घूसखोरी को लेकर लोगों से बात कर उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। देश और प्रदेश भर में घूसखोर का जो जड़ें हैं, घूसखोरियों की जो जड़ें हैं, वो कमज़ोर होती कहीं दिख नहीं रही है। लगातार एसीबी की जो कार्रवाई है ताबड़तोड़ इन घूसखोरों के खिलाफ होती जा रही है, लेकिन घूसखोरों ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं कि वो घूस लेते हुए कांपते भी नहीं है और डरते भी नहीं है। इस मामले के अंदर कुछ नगर के गणमान्य और समाज सेवी और हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब इस बारे में खास चर्चा करेंगे कि घूसखोरी पे किस तरीके से अंकुश लग सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि घूसखोर जो है अपनी घूस लेते हुए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी ना एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से लोगों से वो घूस ले लेते हैं, उनका काम करते हैं या नहीं करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन इस घूसखोरी पे अंकुश किस तरीके से लगे, आप बताएं इस बारे में। हमारा मानना ये है कि घूसखोरी में हमारे देश में बहुत बड़ा हिस्सा हो गया हमारे देश को पीछे करने का। घूसखोरी में हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे गांव के जाते हैं, हम जाते हैं, वो सुबह प्रशासन कोई भी काम जाता है तो वो अगर घूसखोरी नहीं देता है, चेक नहीं लगाता है, तो वो सुबह से शाम तक 5 बजे तक वहीं बैठा रहता है। एक छोटा सा काम है, जैसे कोई जमाबंदी की नकल निकलाना हो तो वो शाम तक बैठा रहता है। प्रशासन ना उसकी कोई सुनवाई करता, उसको कह देते हैं वहीं बैठ जा। फिर 5:30 बजे होते हैं, प्रशासन बाहर जाता है, उसको बोलते हैं भाई बाबा कल आ या तुम कल आओ। और अगर हम उसको घूसखोरी कुछ दे देते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर हमारा काम कर देता है। तो ये घूसखोरी बहुत ज़्यादा ही देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे गाँव में, शहर में बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, तो वो किसी डर कारणवश नहीं उठा पाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है तो वो प्रशासन 10-15 दिन उसकी कार्रवाई करके उसको वापस वहीं लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत हानिकारक है। देश सोने की चिड़िया था और बन सकता है अगर बहुत बड़ा हिस्सा इस घूसखोरी और इस दलाली के अंदर है। देने वाला और लेने वाला दोनों इसके जवाबदार हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ा कानून पास होना चाहिए, कानून बनना चाहिए जो कि उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। और हमारी तो यही राय है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था। अगर ये घूसखोरी पे अंकुश लग जाए तो निसंकोच हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। कुछ और लोग मौजूद हैं कि आप क्या क्या कहना है इस बारे में। सर, घूसखोरी एक पाप है, इस पे दोनों की वो सज़ा का दोनों के ऊपर प्रावधान होना चाहिए, दोनों को बराबर सज़ा मिलनी चाहिए, देने वाले को और लेने वाले को। यही है। बिल्कुल सही बात है। देने वाला भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है कि वो दे रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है कि घूस लेके वो काम करे तो उसका काम होगा, तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में। घूसखोरी जो है ये देश में एक बहुत बड़ा दीमक है जो देश को खोखला करता जा रहा है। देश एक सोने की चिड़िया था जो वापस दीमक की तरह चाटा जा रहा है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, बिना घूसखोरी और चेक के काम नहीं होता है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। तो इसमें कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। जहाँ अपन कहीं जाते हैं ऑफिस में कोई भी काम कराना, छोटा सा लो बड़ा काम लो, कोई भी गरीब सुनवाई नहीं करता, बेचारा बैठा रहता है बाहर धूप में कि यार फिर बोलते हैं साहब नहीं है, कुछ नहीं है, अधिकारी नहीं है। और अगर वो घूसखोरी पहुंचा देता है तो तुरंत प्रभाव से उसको अंदर बुला के काम हो जाता है। तो हमारा देश बहुत पीछे होता जा रहा है। तो देने वाला लेने वाला दोनों पे एक ऐसा कानून होना चाहिए, जो प्रावधान होना चाहिए कि इस पर तुरंत पर कार्रवाई हो और इस पर कुछ प्रावधान लगे। सही बात है, कोई सख्त कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है? भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं घूसखोरी के ऊपर यही कहूँगा कि आज प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। बिना रिश्वत के काम कोई भी ऑफिसर काम नहीं करता है, चाहे वो छोटे रैंक का अधिकारी हो, छोटे रैंक के अधिकारी से लेके और बड़े रैंक के जो अधिकारी होते हैं, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के वो काम नहीं कर पाते हैं। और ये रिश्वतखोरी और ये घूसखोरी है, ये हमारे भारत देश को इतना खोखला कर चुकी है कि इससे आम जनता इतनी दुखी और इतनी परेशान है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि घूस लेने वाले और घूस देने वाले वो बराबर के अपराधी हैं और इस अपराध पे अंकुश लगाया जाए, मेरी यही राय है।
बिल्कुल सही बात है कि घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों ही बराबर के अपराधी होते हैं। दोनों पे बराबर की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस घूसखोरी पे अंकुश लग सके और हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो भाई भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद राय तेली ने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी, जरा सुनिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई करता है और फिर भी प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा और भ्रष्टाचार का सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है, क्योंकि उसकी जेब पर भार पड़ता है और जो काम लीगल काम भी समय पर नहीं हो पाते। अभी हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोग, इनसे जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का क्या कारण है और कब और कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। जी सर। भ्रष्टाचार का जो ज़्यादा इजाफा हुआ है वो 1990 के बाद हुआ है। 1990 से पहले आदमी जब कोई काम करता था तो वो कहता था मेरा समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है, इस मानसिकता से वो किसी का काम करता था, मदद करता था। और 1990 के बाद में आदमी कोई काम करता तो वो सोचता मुझे क्या फ़ायदा है। पहले आदमी सोचता था मेरा क्या उपयोग है, और 90 के बाद में हिंदुस्तान में आदमी कहता है मुझे क्या फ़ायदा है। अब जब फायदे के लिए कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से घूसखोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पद स्थिति के दुरुपयोग बढ़ेंगे, आय से ज़्यादा संपत्ति बढ़ेगी और भाई भतीजावाद बढ़ेगा। ये सब चीज़ें उसका बाई प्रोडक्ट है। और मुझे क्या चाहिए, समाज में ये भावना होनी चाहिए, नहीं कि मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और राजनीति में भी अब जो लोग आ रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हैं, पहले लोग सेवा करने के लिए आते थे। यही कारण है कि भ्रष्टाचारी से सबसे गरीब आदमी पीड़ित होता है। एक राशन की दुकान पे जो राशन की सामग्री लेने जाता है और उसकी सामग्री जब बाजार में बिक जाती है तो उसको खाद्यान्न सुरक्षा क्या होती है उसका मतलब समझ में आता है। एक अमीर आदमी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, मगर एक गरीब आदमी मजबूरी में 100 रुपये से लेके 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये देता है तो वो अपना पेट काट के देता है। और गरीब आदमी का जो पैसा है वही खतरनाक स्थिति में पैदा होता है, क्योंकि वंचित को न्याय चाहिए। और वंचित को न्याय चाहिए तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो घूसखोरी है और जो इस तरह के मामले हैं उसको कठोर दंडनीय अपराध घोषित किए जाए। आज 497 CRPC की परमिशन लेने के लिए राज्य सरकारें कई बार मामलों में वो कर्मचारियों को बचाने के लिए परमिशन समय पे नहीं देती है, इसलिए उनके चालान पेश नहीं हो पाते हैं। तो मेरी मान्यता है कि जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन्होंने पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया है, जिसने आय से ज़्यादा संपत्ति कमाई है, उनके तत्काल चालान होने चाहिए और उनकी परमिशन किसी भी तरीके से नहीं रोकी जाए। कई बार तो आदमी रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक उसकी परमिशन नहीं दी जाती है, और रिटायरमेंट हो जाता है, कई बार उन फाइलों को रफा दफा कर दिया जाता है। तो मेरी मान्यता है कि जब तक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इंडिपेंडेंट मीडिया जो प्रेस है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार को वो महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएं। आज ही मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा था कि भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक लोकहित की सुरक्षा नहीं होगी, लोक कल्याण नहीं होगा, लोक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक हम समाज का समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र, भीलवाड़ा, राजस्थान। कैसे रोक लगे भ्रष्टाचार पर? भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आज हमारी राजस्थान सरकार प्रमुख रूप से कार्य कर रही है। जब से BL सोनी साहब ने महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पद संभाला है, तब से जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी लगातार धरपकड़ राजस्थान में हो रही है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। BL सोनी साहब ने उनके पर्सनल नंबर और दिनेश MN साहब ने उनके पर्सनल नंबर हर आम आदमी को वेबसाइटों पर उपलब्ध करा रखे हैं। थानों के बाहर उनके नंबर उपलब्ध हैं। यदि कोई थाने वाले, यदि कोई माइनिंग डिपार्टमेंट वाले, यदि कोई सचिव, जो भी जो भी डिपार्टमेंट है राजस्थान में, उन सभी डिपार्टमेंटों के बाहर BL सोनी साहब के नंबर और दिनेश MN साहब के नंबर लगे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की दुविधा है तो उनसे सीधा संपर्क कर सकता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की लगातार धरपकड़ हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल। तो हमने भीलवाड़ा के जो प्रबुद्ध लोग हैं इनसे जाना है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो लगाम अभी दिनेश MN साहब और BL सोनी साहब के पास में है, और उन्होंने एक नवाचार करते हुए हर सरकारी जो कार्यालय उनके बाहर जिस प्रकार उन्होंने अपने निजी नंबर लिखवाए हैं, उससे जरूर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, क्योंकि आमजन भी डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकता है। और उन्हीं का नतीजा है कि आए दिन जो एंटी करप्शन ब्यूरो है टीमें कार्य कर रही है और उनमें उन्हें सफलता भी मिल रही है, और आए दिन जो घूसखोर है उन पर कार्रवाई हो रही है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
और वही गुलाबपुरा में भी हमारे सहयोगी सीपी जोशी ने लोगों से बातचीत की। जानिए आखिर उनकी राय क्या है। जिस तरह से घूसखोरी के लोग लगातार एसीबी द्वारा ट्रैप किए जा रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आइए इस संबंध में हम लोगों से बात करते हैं। आखिरकार घूसखोरी पर लगाम कैसे लगेगी, आखिरकार इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाया जाए, किस तरह से करप्शन रुकेगा। हमारे साथ शहर के कुछ युवा लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं, घूसखोरी आखिर ये कब रुकेगी, क्यों हो रही है घूसखोरी, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आत्मचिंतन की बात है कि हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम खुद घूसखोरी बढ़ाते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि घूसखोरी हमारे संस्कारों में शामिल हो गई है। हम किसी के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो हम पहले ये सोचते हैं कि भले ही ये 100 रुपये ले ले, 200 रुपये ले ले, 1000 रुपये ले ले, मेरा काम पहले कर दे। तो घूसखोरी की तो शुरुआत ही हम लोग कर रहे हैं। और अच्छा, हम विरोध नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम विरोध करते नहीं है और विरोध करना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही विरोध करेंगे हमारा खुद का काम अटक जाता है। और ये हर व्यवस्था में, कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी व्यवस्था को देख लें, वहाँ पे ये है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर अगला आदमी कह रहा है कि मेरे पास में समय नहीं है, कल आना, परसों आना, तो आप समझ जाएं उसका इशारा कि वो आपसे पैसा मांगना चाहता है और आपको पैसा देके ही काम कराना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है तो विरोध करके दिखाओ, आपका काम और ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाएगा और ज़्यादा अटक जाएगा। करप्शन कब खत्म होगा, आप बताएं सर, ये किस तरह से करप्शन खत्म हो सकता है? ये तो सरकार की प्रणाली में शामिल हो गया है। इसको ख़त्म आम आदमी चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। एक आम आदमी मिल मजदूर, उदाहरण के तौर पे जो नगर पालिका जाता है, एक पट्टा बनाना है, एक एनओसी लेनी है, तो उसको आदमी को इतनी बार परेशान कर दिया जाता है, बार बार चक्कर लगवा दिया जाता है उससे, तो आदमी परेशान होकर मजबूरी में उसको घूस देनी ही पड़ती है। ये प्रशासन और शासन के हाथ में है कि घूसखोरी को कैसे बंद किया जाए। जब तक शासन और प्रशासन जब तक आगे होकर नहीं कहेंगे कि हम बिगैर पैसा लिए काम करेंगे, तब तक इस पे लगाम लगाया जाना असंभव है। सही बात, सही कह रहे हैं आप। कालाबाजारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? करप्शन कालाबाजारी को लेकर भी होता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल होता है, कालाबाजारी को लेकर करप्शन बिल्कुल होता है। जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आम जनता चुनती है, तो जनप्रतिनिधि इस स्वार्थ में कार्य करते हैं कि उनको भी किसी प्रकार का कार्य मिल जाए जिससे कि वो अपने घर और परिवार में धन की वर्षा कर सकें। और कालाबाजारी के लिए जो सरकार द्वारा जो निश्चित प्रणाली है चेकिंग की, कोई अधिकारी उसको चेक नहीं करता है। और अभी वर्तमान में खाद्य तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं, जो कि कालाबाजारी का स्पष्ट तौर पे एक नमूना है, जिसको एक सरकार को स्पेशल देख के और अपने अधिकारियों को नियुक्त करके इस कालाबाजारी को दूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो तेल खाद्य सामग्री है, ये गरीब परिवार से लेके उच्च वर्ग के परिवार अपने दैनिक उपयोग में लेते हैं। और दैनिक उपयोग की चीज़ अगर इतनी महंगी हो जाएगी तो आम परिवारों का जीना बहुत दूभर हो जाएगा। अब यूँ बताइए कि रिश्वत के जो कांड चल रहे हैं, इसमें गरीबों पे कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट है? गरीब इसके भार के नीचे दब रहा है? देखिए ऐसा है, ये जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, ये हमारी एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है। क्योंकि ये इसको बहुत अधिक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आज जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अपने कार्य को शीघ्र करवाने के लिए रिश्वत देता है, तो ये उसका भी उत्तरदायित्व है। एक आम पब्लिक का, आम इंसान का भी उत्तरदायित्व है कि वो अपने कार्य को समय सीमा में, जो राज्य सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा समय सीमा दी गई है, उसके अंतर्गत उतना तो कम से कम इंतजार करे। हम क्या करते हैं, कोई गाइडलाइन होती है कि कोई कार्य 7 दिन में होना होता है, तो हम उसको बहुत जल्दी तुरंत 24 घंटे में करवाने के लिए नीचे से रिश्वत दे देते हैं। आखिरकार ये रिश्वतखोरी किस तरह से ख़त्म हो सकती है, इसके बारे में? स्वयं प्रेरणा होनी चाहिए। अगर आप जब तक स्वयं प्रेरणा नहीं जागृत होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रही बात कर्मचारियों का भ्रष्ट होना कि व्यक्तियों का भ्रष्ट होना, तो ये दोनों का कोलिब्रेशन है। दोनों जने मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये हाय तौबा करने से नहीं मिटेगा। आप प्रण लीजिए ना कि हमें पैसा नहीं देना है, भले लेट हो जाए, है ना। आप प्रण लीजिए कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, आप ये प्रण लेके जाएं। लेकिन ऐसे में लोगों का कहना है कि इस तरह से कार्य नहीं होते, बिना रिश्वत दिए कार्य। भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू है हिंदुस्तान में, संविधान के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लिखा हुआ है। आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? आप उस बावजूद इसके करप्शन खत्म नहीं हो रहा है। आप उस कर्मचारी को पकड़ाएं। जैसे राजस्थान के अंदर दिनेश एनएम का नंबर पूरी तरह से सार्वजनिक है, ऑल ओवर राजस्थान में। आप कॉल कीजिए,
ट्रैप करवाइए, ट्रेस करवाइए, क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा डर ये कहना था हमारे साथ लोगों का कि जिस तरह से घूसखोरी का प्रदेश भर में चलन हो रहा है, उसी के अंतर्गत जो लोगों का कहना है कि घूसखोरी जब भी ख़त्म हो सकती है जब आप अपने काम कराने के लिए निश्चित समय का इंतज़ार करें। वहीं यदि फिर भी कोई रिश्वत मांगता है तो आप बेशक एसीबी को इस मामले की सूचना करें। कैमरामैन गोपाल तिवारी के साथ सीपी जोशी, इंडिया न्यूज़, गुलापरा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। तीखी मिर्ची। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ताकत जवाब दे रही है और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा, मास्क पहन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। माँ, इस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एक समझदार बेटी जैसी।